Hello all, welcome to EduTab. We know NABARD Grade A recruitment cycle for 2025 is almost over. जितने भी selected candidates थे, उनका medical हो चुका है और joining 21st से लेके 25th मई तक हो जाएगी. नाउ अब जो भी एस्पिरेंट्स 2026 रिक्रूटमेंट साइकिल को टारगेट कर रहे हैं, आई एम रिक्वेस्टिंग देम कि प्लीज अपनी प्रिपरेशन अब सीरियसली स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब एक रिक्रूटमेंट साइकिल ओवर होती है तो एनी टाइम सून यू कैन एक्सपेक्ट द नोटिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट. आप आरबीआई का ही एग्जाम्पल लीजिए, कितनी जल्दी नेक्स्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है, राइट? नो डाउट लास्ट ईयर नोटिफिकेशन काफी डिले हो चुका था, इसीलिए ज्वाइनिंग भी डिले हो रही है. बट ये चीज आप इस साल भी लेके मत चलो कि लास्ट ईयर लेट हुआ था नोटिफिकेशन तो अब अभी भी लेट आएगा और मेरे पास इनफ टाइम है. प्लीज डोंट टेक दैट थिंग सीरियसली, ठीक है? आप ये लेके चलो कि जो यूजुअल टाइमिंग है नोटिफिकेशन का वो होता है आपका अराउंड जुलाई अगस्त. तो आपके पास मिनिमम 3 months है टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन. एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू अ 3 month स्टडी प्लान. टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप इस 3 months को कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं और कैसे आप इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं. नाउ अगर आप इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको इन जनरल स्टडी प्लान चाहिए, यू कैन वॉच दिस वीडियो. और अगर आप बहुत ही न्यू हैं इस एग्जामिनेशन के, लाइक यू आर अ कंप्लीट बिगनर टू दिस एग्जामिनेशन, स्टिल आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप कैसे इस एग्जामिनेशन की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं विद इन 3 months. क्योंकि टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. हम हर एक सब्जेक्ट को डिटेल में देखेंगे कि कैसे आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं. नाउ बिफोर आई स्टार्ट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट आवर इनिशिएटिव. सो वी हैव लॉन्च्ड अ गाइड बुक फॉर ऑल द NABARD grade A aspirants. So what you can do is refer to this book if you want previous year question, if you want syllabus, if you want strategy. Everything is covered in this particular guidebook in detail. तो अगर आप beginner हैं, this is going to be a very helpful guidebook for you. You just need to go to the description box for the link, click on the link, fill your details and download this guidebook for you just for free, right? So with that, I'll start the video. एंड हम पहले देखते हैं कि नाबार्ड का पैटर्न है क्या. सो यूजुअली स्टूडेंट्स नाबार्ड 3 phases में ही होता है, फेज 1, फेज 2 एंड इंटरव्यू, राइट? सो आपका फेज 1 का एग्जामिनेशन होगा, देन यू विल बी कॉल्ड फॉर फेज 2 एंड देन यू विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू. और जो आपका फाइनल सिलेक्शन है वो फेज 2 और इंटरव्यू के कंबाइंड मार्क्स से होता है. सो फेज 1 की अगर हम बात करें तो फेज 1 में आपके 8 सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं, जिसमें आता है आपका 2 सेक्शन विच इज नॉन मेरिट सेक्शन एंड मेरिट सेक्शन. सो नॉन मेरिट सेक्शन में आते हैं आपके रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांट्स एंड डिसीजन मेकिंग. दीज आर द पार्ट ऑफ नॉन मेरिट सेक्शन. अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सब्जेक्ट की मिनिमम कट ऑफ क्लियर करनी है. फॉर एग्जाम्पल अगर मिनिमम कट ऑफ फॉर रीजनिंग 3.5 है तो आपको सिर्फ 3.5 मार्क्स चाहिए रीजनिंग में. और यही पैटर्न रहता है सारे ही नॉन मेरिट सेक्शन के सब्जेक्ट्स का. तो आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है. देन वी हैव 3 सब्जेक्ट्स विच आर पार्ट ऑफ मेरिट सेक्शन विच इज योर GA, ESI एंड ARD. तो मेरिट सेक्शन में क्या होता है, आपको इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी होती है. यू कैन सी आपका जो मेरिट सेक्शन है दैट इज ऑफ 100 मार्क्स, राइट? तो आपको 100 मार्क्स से एक ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है अलोंग विद इंडिविजुअल सेक्शनल कट ऑफ, ठीक है? अगर 100 मार्क्स में से आपकी कट ऑफ जो रहती है 42 है फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, तो आपके 100 में से 42 मार्क्स आने चाहिए फ्रॉम दीज मेरिट सेक्शन, ठीक है? आई होप यू हैव दिस जनरल आइडिया. नाउ कमिंग टू द फेज 2. तो फेज 2 में अगर हम देखें तो आपके 2 पेपर होते हैं. फर्स्ट है जनरल इंग्लिश का विच इज ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, जिसमें कि आपको टाइप करना होता है. एंड पेपर 2 इज ऑफ ESI एंड ARD. पेपर 2 में अगेन आपका ESI और ARD पूछा जाता है अगर आप जनरलिस्ट स्ट्रीम से फॉर्म को फिल करते हो, ठीक है? तो ESI और ARD यू कैन सी आपका फेज 2 में भी रहेगा और फेज 1 में भी रहेगा. यू कैन सी ESI ARD is part of both phase 1 and phase 2. अब क्या आपको फेज 1 फेज 2 की अलग अलग प्रिपरेशन करनी है या सेम प्रिपरेशन से हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो उसको कैसे केटर करना है? सो लेट्स डिस्कस दैट इन डिटेल. बट बिफोर दैट आई वांटेड टू शो यू सारे ही सब्जेक्ट्स जो आपके फेज 1 और फेज 2 का पार्ट है. तो आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं? बेसिकली आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश पढ़नी है, आपको कंप्यूटर नॉलेज और डिसीजन मेकिंग पढ़नी है. ये है सिर्फ फेज 1 के लिए एंड दैट टू पार्ट ऑफ नॉन मेरिट सेक्शन, राइट? फिर अगर हम फेज 1 के मेरिट सेक्शन की बात करें तो उसमें आता है आपका ARD, ESI एंड GA. तो ये है आपका फेज 1 का मेरिट
सेक्शन, राइट। फेज 2 में की अगर बात करें तो फेज 2 में आपका डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग होता है इंग्लिश का। आपका ऑब्जेक्टिव होगा ईएसआई एंड एआरडी से, ऑब्जेक्टिव ऑफ ईएसआई एंड एआरडी प्लस डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग ऑफ ईएसआई एंड एआरडी। तो अब आप ये देख लीजिए कि आपको ये सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं, इस तरीके से प्रिपेयर करने हैं कि आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए। क्लियर। अब यहाँ पे थोड़ा सा घबराना नहीं है कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतनी सारी चीजें हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट मी गिव यू कि अ क्लियर रोड मैप कि आप इसको कैसे अच्छे से 3 मंथ्स में कवर कर सकते हैं। So this is the study plan, okay, which you can follow for the coming 3 months. तो आप क्या कर सकते हो कि you can divide your time into 2 slot। देखो मैक्सिमम क्या होता है कि हम 2 स्लॉट ही दे पाते हैं, टाइमिंग 2 स्लॉट में ही पढ़ाई कर पाते हैं, ठीक है। जितने भी वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं वो भी 2 ही स्लॉट दे पाते हैं, 1 इन द मॉर्निंग 1 इन द इवनिंग, या तो वो इवनिंग में ही टोटल अपना 4 आवर्स का स्ट्रेच रखते हैं, राइट। तो ये जो स्टडी प्लान है वो सबके लिए ही होगा, बट अगर आपको लगता है कि आपका टाइमिंग आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, दैट टोटली डिपेंड्स। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे 2 स्लॉट रखे हैं, बट वीकेंड्स में ऑलमोस्ट एवरीबडी इज फ्री, जितने भी वर्किंग एस्पिरेंट रहेंगे वो भी थोड़ा फ्री रहते हैं, तो वहां पे आप 3 स्लॉट रख सकते हो अपने स्टडीज के, ठीक है। तो कैसे करना है स्टूडेंट्स, देखो फर्स्ट आपको अपनी एआरडी कंप्लीट करनी है, ठीक है। अभी मई के भी कुछ दिन बचे हैं, तो आप फर्स्ट अपनी एआरडी स्टैटिक कंप्लीट कीजिए। अगर मई में कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर सकते हो जून तक, ठीक है। बट आपको फर्स्ट अपना एआरडी स्टैटिक कंप्लीट करना है इन फर्स्ट स्लॉट, और नेक्स्ट स्लॉट में आपको करंट अफेयर पढ़ना है। देखो करंट अफेयर का एक स्लॉट बना लो, और आपको आज से लेके जब तक आपका एग्जाम होता है उससे पहले तक ही भी आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो करंट अफेयर इज समथिंग जिसके साथ आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, ठीक है। यू कैन नॉट स्किप और यू कैन नॉट ब्रेक योर कंटिन्यूटी। तो उससे क्या होगा, आपका फिर बैकलॉग हो जाएगा, फिर बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी उसको कवर करने में। तो करंट अफेयर आपको कंटिन्यूअस रेगुलर रहना पड़ेगा। एआरडी स्टैटिक के बाद आपको नॉन मेरिट सेक्शन के सब्जेक्ट जैसे क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश है, इसको कवर करना है। एंड आफ्टर दैट आपके जो बचे हुए नॉन मेरिट सेक्शन के सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपका कंप्यूटर नॉलेज, डिसीजन मेकिंग करना है, और अगर वो जल्दी हो जाता है तो आपके पास टाइम रहेगा एआरडी को रिवाइज करने के लिए, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, स्लॉट 3 जो हमने बनाया था वीकेंड्स के लिए, उसमें क्या करना है, उसमें आपने डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। फेज 1 ही नहीं, फेज 2 भी इंपॉर्टेंट है, और फेज 1 के साथ साथ ही हमें फेज 2 की प्रिपरेशन भी करनी है, ठीक है। तो स्लॉट 3 विल बी फॉर द डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग विच यू विल बी डूइंग ऑन वीकेंड। तो वीकेंड में आप अपना एक टाइम निकाल दीजिए अपार्ट फ्रॉम योर स्लॉट 1 स्लॉट 2, कि हाँ उसमें मुझे एक ऐसे राइटिंग करनी है, या फिर ईएसआई का एक आंसर लिखना है, या फिर एआरडी का एक आंसर प्रैक्टिस करना है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, ये 3 मंथ्स का स्टडी प्लान आपको इन एक रफ स्टडी प्लान मैंने दे दिया है, आपकी मर्जी है। आपको अगर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में आपको टाइम नहीं लगता है तो यू कैन डिवोट दैट टाइम टू सम अदर सब्जेक्ट। आपका एआरडी अगर वीक है तो आप मई से जून तक एआरडी कवर कर सकते हैं, दैट इज टोटली अप टू यू। नाउ इसके बाद जुलाई एंड में अगर नोटिफिकेशन आ गया है, वेल एंड गुड, बट अगर आपका अगस्त में नोटिफिकेशन आता है तो आपके पास इनफ टाइम रहेगा अगस्त का भी टू डू रिविजन एंड टू गिव मॉक टेस्ट, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास 10-15 दिन का आई वुड से अच्छा खासा टाइम रहेगा। नोटिफिकेशन के बाद भी आपके पास 1 महीना रहेगा, तो उस टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो रिविजन और मॉक टेस्ट के लिए। यहाँ पे हम ये लेके चल रहे हैं कि हाँ जुलाई एंड में नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्लियर। सो अब चलो देखते हैं कि कैसे इस स्टडी प्लान को एग्जीक्यूट करना है, कैसे कैसे ये सारे सब्जेक्ट हमें कवर करने हैं। तो पहले अगर हम फेज 1 में देखें तो फेज 1 के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांट, डिसीजन मेकिंग, ये नॉन मेरिट सेक्शन के लिए। फिर जीए, ईएसआई, एआरडी हमें पढ़ना है मेरिट सेक्शन के लिए। अब ये जो फेज 1 है इसमें 8 सब्जेक्ट है, तो क्या सच में ये फेज 1 इतना डिफिकल्ट है? क्या हम 8 सब्जेक्ट को हम इतने टाइम लिमिट में, जो आपका 120 मिनट्स का टाइम लिमिट है, वो हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? दैट इज अ जेन्युइन क्वेश्चन, राइट। और जो भी बिगिनर है वो ये सोच रहे होंगे, राइट। तो उसका आंसर है स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा कट ऑफ देख लेते हैं, ठीक है, कि फेज 1 की कट ऑफ क्या रहती है। तो इससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि फेज 1 डुएबल है या नहीं है, राइट। तो फर्स्ट हम कट ऑफ देख लेते हैं नॉन मेरिट सेक्शन की। तो नॉन मेरिट सेक्शन है आपका रीजनिंग। तो रीजनिंग में आप देख लो स्टूडेंट्स की जो ऑलमोस्ट कट ऑफ रही है वो 3 से
3 से 3.25 या 3.75 इतनी ही रही है। तो इसका क्या मतलब है कि आपको रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन करके आने हैं, कि एक वो लेके चलना है कि अगर 1-2 क्वेश्चन गलत हो गए, राइट, तो आपको एटलीस्ट अपने 5 to 6 क्वेश्चन करके आने हैं कि आपकी जो मिनिमम कट ऑफ है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, इंग्लिश में देखो आपकी जो कट ऑफ रहती है वो थोड़ा ज़्यादा रहती है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट ऑफ नॉन मेरिट सेक्शन, जिसमें यू कैन सी मैक्सिमम 12.5 गई है, बट या 10 से लेके आप लेके जा सकते हो कि 15 तक आपकी कट ऑफ रह सकती है। तो आपको एटलीस्ट 15 क्वेश्चन करेक्टली अटेम्प्ट करके आने हैं इंग्लिश में। देन कंप्यूटर नॉलेज में यू कैन सी ज़्यादा कट ऑफ नहीं है, बहुत ही कम है, मैक्सिमम 5 गई है, तो आपको सिर्फ 7-8 क्वेश्चन सही करके आने हैं कंप्यूटर नॉलेज के, राइट। क्वांट्स में यू कैन सी अगेन मैक्सिमम 5 गई है, तो यहाँ पे भी आपको ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा या ज़्यादा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 7-8 क्वेश्चन करके आने हैं। डिसीजन मेकिंग में बहुत ही कम रहती है, 1.5 से लेके 2 मार्क्स तक रहती है, तो आपको 4 क्वेश्चन करके आने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि जो आपका नॉन मेरिट सेक्शन का पार्ट है ना, वहाँ पे आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं है, ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी है, वहाँ पे आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। और वो स्टडी कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगी जब हम नॉन मेरिट वाला सेक्शन कवर करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप इतने कम टाइम में एक्यूरेसी मेंटेन कर सके, अच्छे से प्रिपरेशन भी कर सके और मेक श्योर कर सके कि आपका जो नॉन मेरिट सेक्शन है वो अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, वील डिस्कस दैट। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि आपका नॉन मेरिट सेक्शन इज डूएबल। ठीक है, पर कंडीशन ये है कि आप एक्यूरेसी का ध्यान रखें। ठीक है, नाउ कमिंग टू द मेरिट सेक्शन, तो मेरिट सेक्शन में देख लो ईएसआई, एआरडी एंड जीए है। ईएसआई में कट ऑफ जो सेक्शनल कट ऑफ है तो वो तो कम ही है, राइट। एआरडी की भी सेक्शनल कट ऑफ मैक्स टू मैक्स 6.75 गई है। जीए की जो सेक्शनल कट ऑफ है वो 3 तक गई है मैक्स, राइट, 3.25। तो यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम है आपकी ओवरऑल कट ऑफ की। तो यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ हमें देखनी है कि मेरिट सेक्शन में हमें ओवरऑल इन सब्जेक्ट्स में सेक्शनल कट ऑफ के साथ साथ ये ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी है, जो कि आपकी मैक्सिमम गई है 47 फॉर 2024। ठीक है, 25 का अभी कोई डेटा है नहीं, तो वी कैन नॉट से कि क्या रही है 2025 की, तो अभी हम पुराने ही डेटा के अकॉर्डिंग देख के चलते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लेके चलना है कि आपको एटलीस्ट यहाँ पे 2021 में 53 भी गई है, तो एटलीस्ट आपको 55 से 57 क्वेश्चंस करके आने हैं टोटल ईएसआई, एआरडी और जीए मिला के, ताकि आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए आउट ऑफ 100। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या पता चलता है स्टूडेंट्स की फेज 1 डुएबल है। ऐसा नहीं है कि फेज 1 में आपको सारे ही सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करना है। ठीक है, आपको बहुत ही स्मार्टली अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है ताकि आपका नॉन मेरिट सेक्शन के साथ साथ मेरिट सेक्शन अच्छे से क्लियर हो जाए। और देखो फेज 1 में ऐसा नहीं है कि आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, ये जस्ट एक क्लियरिंग एग्जामिनेशन है। ठीक है, मिनिमम आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, दैट्स इट। जो आपका मेन एग्जाम होता है वो फेज 2 का होता है। फेज 2 की प्रिपरेशन कैसे करनी है दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो चलो फेज 1 में अब एक एक सब्जेक्ट उठाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एआरडी स्टैटिक को देखेंगे कि एआरडी स्टैटिक आखिर करनी कैसे है। तो स्टूडेंट्स एआरडी की आप कट ऑफ देख लो, ज़्यादा नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ तो कम ही है, राइट, बट सेक्शनल कट ऑफ से काम नहीं चलेगा, आपको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी है। और एआरडी में से आपका 40 मार्क्स का एआरडी का जो वेटेज है वो 40 मार्क्स का है आपका टोटल मेरिट सेक्शन में। तो कैसे कवर करना है, लेट्स सी। तो एआरडी की हम जब बात करते हैं स्टूडेंट्स, एआरडी को आपको सेम ही प्रिपेयर करना है फॉर फेज 1 एंड फेज 2। आपको कुछ अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी है एक्सेप्ट जो आपका फेज 2 का डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है फॉर फेज 1 एंड फेज 2, दैट विल रिक्वायर द सेम प्रिपरेशन। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट हो सकते हैं फेज 2 में, और फेज 1 में थोड़ा इजी से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, नाउ ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें फेज 1 के लिए, तो 40 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव का वेटेज है एआरडी का। उसमें से स्टैटिक के क्वेश्चन अराउंड आपके 30 से 32 रहते हैं और करंट अफेयर के 8 से 10 मार्क्स के रहते हैं। अब हम यहाँ पे ये भी सोचना है कि एआरडी सिर्फ स्टैटिक नहीं, एआरडी आपने करंट भी पढ़नी है, सो 8 से 10 मार्क्स आपके करंट से भी रहेंगे। फेज 2 की अगर हम बात करें तो फेज 2 का ऑब्जेक्टिव 25 मार्क का होता है, उसमें से ऑलमोस्ट 50-50 क्वेश्चन रहते हैं स्टैटिक और करंट अफेयर के। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव के लिए वी विल डिस्कस लेटर ऑन, बट यहाँ पे ये देख लो कि आपका डिस्क्रिप्टिव जो है ऑलमोस्ट आपका स्टैटिक बेस रहता है और 25 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं डिस्क्रिप्टिव में। ठीक है,
अब चलो देखते हैं पहले स्टैटिक कैसे प्रिपेयर करना है एंड देन वी विल डिस्कस कि करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करना है एआरडी का। तो स्टैटिक की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सिलेबस इंपॉर्टेंट है। फॉर एनी सब्जेक्ट आपको पहले सिलेबस देखना चाहिए अगर दिया है नोटिफिकेशन में। तो एआरडी और ईएसआई के लिए आपको सिलेबस दिया रहता है, यू कैन सी। और जिस पे भी मैंने टिक किया है स्टूडेंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जामिनेशन में वो ज़्यादा आते हैं और प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा रहती है कि इन टॉपिक से आपके क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है। सिमिलरली और भी आपका फर्दर देखो तो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इकोलॉजी, फिशरीज, ये भी पार्ट है एआरडी सिलेबस का। प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और सेक्शन है विच इज़ रूरल डेवलपमेंट वाला सेक्शन। नाउ दिस सेक्शन ये आपको स्टैटिक ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से कवर नहीं करना है। ये इंपॉर्टेंट है आपका डिस्क्रिप्टिव के लिए प्लस करंट अफेयर के लिए। तो जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं वो आपने डिस्क्रिप्टिव और करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से कवर करने हैं। कैसे करने हैं, जब हम करंट और डिस्क्रिप्टिव की बात करेंगे देन विल डिस्कस, राइट। चलो अब एआरडी स्टैटिक के आई हैव टोल्ड यू कि कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या है आपका एग्रोनॉमी, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, फार्मिंग सिस्टम, इरिगेशन, सीड एंड सोइंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री, प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड फॉरेस्ट्री। ठीक है। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपको करने ही करने हैं। अगर आपकी एआरडी बैकग्राउंड नहीं है, आपको लगता है मैं सब कुछ नहीं पढ़ सकता, मैं ईएसआई और जीए में अच्छा एक्सेल कर सकता हूँ, एआरडी में बस मुझे कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी है और ठीक ठाक नंबर लाने हैं, तो इतने चैप्टर्स कर लोगे तो 15 नंबर आपके आराम से इजीली आ जाएंगे। ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं कि ये एआरडी जो सिलेबस हमने देखा उससे किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो कि ये जो पहला सेक्शन है आपका एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी वाला जो टॉपिक है, वहां से बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस रहते हैं कि लाइक कौन सा ऐसा एग्रीकल्चर टाइप है जहाँ पे रेनफॉल 750 से 1150 तक रिसीव होती है। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन से आप क्वेश्चन देख सकते हो। बट ये जो क्वेश्चन है ना, ये दिखाने का पर्पस ये है कि आप ये देखो कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। आप ये मत सोचो कि मेरा एआरडी बैकग्राउंड नहीं है तो मेरे को कोर एआरडी कैसे समझ आएगी, राइट। तो एआरडी आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यू कैन सी दे आर वेरी इजी। यू कैन सी क्वेश्चन इज देयर फ्रॉम द वाटर रिसोर्सेज, क्वेश्चन इज देयर फ्रॉम द फार्म एग्री इंजीनियरिंग। ठीक है, बट इट्स दे आर इजी क्वेश्चन। ठीक है, देन प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर से क्वेश्चन है, एनिमल हस्बेंड्री से क्वेश्चन है, फिशरीज का क्वेश्चन है, देन फॉरेस्ट्री से क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन हर टॉपिक से आए, बट अगेन आई हैव टोल्ड यू जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है कि हर साल सॉइल से 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री से 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर आप ये 2 चैप्टर भी अच्छे से कर लेते हो तो आपके 7 से 8 नंबर इजीली इन 2 चैप्टर से आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखना है कि क्वेश्चन डुएबल है। एआरडी में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ही ज्यादा कोर कंसेप्ट्स पढ़ने की जरूरत है। ठीक है। कमिंग टू द सोर्सेज, अब करना कहाँ से है मैम, करना यहाँ से है कि ये जो कुछ सब बुक्स हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप इन बुक्स को रेफर कर सकते हो। ठीक है, यू कैन रेफर टू द ऑनलाइन सोर्सेज। आप आईसीआर तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी रेफर कर सकते हो। अब इसमें जो कुछ फंडामेंटल बुक्स हैं वो आप देख सकते हो जो जनरल टॉपिक है उनको कवर करने के लिए। बट यहाँ पे आपको एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग नहीं दिखेगी इतनी। तो उसके लिए आपको ये जो टेक्स्ट बुक है एनिमल हस्बेंड्री की, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की और फिशरीज की, ये आप देख सकते हो। इसमें वही टॉपिक कवर करने हैं जो आपके सिलेबस में दिए हैं। ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन विच इज एआरडी करंट अफेयर। स्टैटिक समझ आ गया, अब करंट अफेयर देखते हैं। तो करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि आपको स्किप करना है। आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग करोगे तो वहां पे भी आपको करंट अफेयर का कुछ डेटा देना होगा। आपको पता होनी चाहिए कौन सी स्कीम्स है, किस पर्टिकुलर चीज के लिए है, राइट। तो एवरीथिंग यू शुड नो। तो करंट अफेयर कैसे करना है एआरडी का स्टूडेंट्स, तो करंट अफेयर को हम 3 चीजों में डिवाइड करते हैं, गवर्नमेंट स्कीम, रिपोर्ट्स एंड जो भी एआरडी रिलेटेड इनिशिएटिव्स होते हैं। तो क्या करना है गवर्नमेंट स्कीम और रिपोर्ट्स और एआरडी रिलेटेड इनिशिएटिव में, क्या कवर करना है, लेट्स सी दैट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था आपका एक अलग से सेक्शन है जहाँ पे आपको रूरल डेवलपमेंट करके टॉपिक दिया गया है। इस टॉपिक में से आप देखोगे कि कुछ स्कीम्स डायरेक्टली मेंशन्ड है ना, कुछ स्कीम डायरेक्टली मेंशन्ड है। तो ये आपको अच्छे से करनी ही करनी है। ये इसका आपको स्कीम को पूरी डिटेल्स पता होनी चाहिए, प्लस अगर कोई न्यू इनिशिएटिव इस स्कीम में हुआ है वो भी आपको कवर करना है। ठीक है।
नाउ कमिंग टू द अदर पार्ट कि और कौन कौन सी स्कीम्स करनी है, तो स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी स्कीम्स है, क्रेडिट एंड स्टोरेज से रिलेटेड जितनी स्कीम्स है, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितनी स्कीम है, वाटर सप्लाई से रिलेटेड जितनी स्कीम है, सैनिटेशन एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जितनी स्कीम्स है, और लिस्ट ऑफ स्कीम मैंने आपको दे दी है यहाँ पे, यू कैन सी ये लिस्ट ऑफ स्कीम्स है जो आप रेफर कर सकते हो, और इनके रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर है, कोई भी ये स्कीम्स न्यूज़ में है, इनका जो भी हिस्ट्री बैकग्राउंड है, स्टैटिक पार्ट है इन स्कीम्स का, वो अच्छे से आपको कवर करना है, ठीक है। अब क्या कवर करना है स्कीम्स में, मोस्टली आपको मिनिस्ट्री कवर करनी है, लॉन्चिंग ईयर कवर करना है, फंडिंग, बजट एलोकेशन, ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का, टारगेट बेनिफिशियरी कौन सी है, कौन है, स्टेट की स्कीम्स है तो कौन कौन से स्टेट्स हैं, देन करंट डेवलपमेंट क्या हुआ है इस पर्टिकुलर स्कीम में जिस वजह से ये न्यूज़ में है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने कवर करनी है। देन आता है आपका रिपोर्ट्स, तो स्टूडेंट्स आपकी कुछ रिपोर्ट्स है जैसे कि सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस, लाइफ स्टॉक सेंसस, हैंडलूम सेंसस, ये आपने देखना है। अभी तो हमारे पास जो सेंसस पड़े हैं वो ओल्ड सेंसस है, अगर कोई न्यू सेंसस आता है, लाइक ये अपडेट होता है, एग्रीकल्चर सेंसस अगर अपडेट होता है तो आपको अपडेटेड वर्जन पढ़ना है, ठीक है। देन लेटेस्ट एमएसपी और एडवांस एस्टिमेट, हर साल क्वेश्चन देखा जा रहा है करंट ईयर्स में, तो आपको ये कवर करने हैं। एनुअल रिपोर्ट्स कवर करनी है, जैसे कि नाबार्ड की एनुअल रिपोर्ट हो गई, रेलेवेंट मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर से रेलेवेंट मिनिस्ट्री, जैसे कि एग्रीकल्चर रिपोर्ट, जो एनुअल रिपोर्ट होती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की, बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक रिपोर्ट, तो ये सारी चीज़ें आपने कवर करनी है। और रिपोर्ट्स में क्या कवर करना है, कौन कौन सी टाइप की रिपोर्ट्स कवर करनी है, तो जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हो, बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी एग्रीकल्चर या एलाइड, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट है वो आपको कवर करनी है, ठीक है। जो भी नेशनल और इंटरनेशनल बॉडीज द्वारा रिपोर्ट्स निकाली जाती है, कि लाइक फॉर एग्जांपल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कोई रिपोर्ट निकाली, तो वो भी आपको कवर करनी है। देन आपको रिपोर्ट पूरी नहीं पढ़नी है, आपको जस्ट उसकी एग्जीक्यूटिव समरी पढ़नी है, और कुछ डेटा फैक्ट्स जो न्यूज़पेपर में प्रिंट है उस रिपोर्ट के बारे में वो आपको कवर करना है, ठीक है। देन अदर टाइप ऑफ करंट अफेयर भी आप कवर कर सकते हो, जैसे कि कोई एमओयू साइन हुआ, कोई पोर्टल लॉन्च हुआ, कोई करंट डेवलपमेंट हुआ, राइट, तो वो भी आपको कवर करना है एआरडी करंट अफेयर के अंदर, ठीक है। तो आई होप अब आपको एक डिटेल रोड मैप मिल गया है एआरडी करंट अफेयर के लिए कि ये इसमें करना क्या है और कौन कैसे आपको इसको अप्रोच करना है, ठीक है। चलो, नाउ सोर्सेज क्या होने चाहिए, तो सोर्सेज आप पीआईबी देख सकते हो, ठीक है, यू कैन विजिट पीआईबी, वहाँ पे मिनिस्ट्री वाइज सब कुछ दिया रहता है, तो मिनिस्ट्री वाइज आप पीआईबी कवर करो। कृषि जागरण एक सोर्स है, बिजनेस लाइन एक सोर्स है, बिजनेस लाइन में एक अलग से सेपरेट कॉलम होता है एग्रीकल्चर का, वहाँ से कवर करो चीज़ों को। अगर कोई पर्टिकुलर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है तो वो पर्टिकुलर वेबसाइट उस मिनिस्ट्री की रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे जाके वहाँ से उसको कवर करो, ठीक है। नाउ ये कुछ क्वेश्चन है, यू कैन सी, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपके एआरडी करंट अफेयर से आए हैं, ठीक है। यू कैन से एडवांस एस्टिमेट से क्वेश्चन है, तो आपको ये कवर करना है। चलो, नाउ कमिंग टू द एआरडी पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, नाउ कमिंग टू द करंट अफेयर पार्ट। अब यहाँ पे देखो मैंने पूरा टाइम आपको बोला है कि एक पूरा स्लॉट आपको करंट अफेयर को देना है, और यू कैन सी कि उसमें आपका पूरा ईएसआई करंट अफेयर है, आपका जीए वाला पार्ट है, एआरडी करंट अफेयर है। तो नाउ स्टूडेंट्स एआरडी करंट अफेयर कैसे कवर करना है, आई हैव टोल्ड यू, ठीक है, एआरडी स्टैटिक के बाद ही। अब ईएसआई करंट अफेयर और जीए की बात करते हैं, तो ईएसआई करंट अफेयर अगर हम देखें, ईएसआई इन जनरल अगर हम सब्जेक्ट को देखें, तो ईएसआई करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा है, यू कैन सी 99 to 100% जो क्वेश्चन रहते हैं आपके ईएसआई करंट अफेयर से रहते हैं, ठीक है। फेज 1 में 40 मार्क्स की अगर ईएसआई है तो उसमें से आपके 38 से 40 मार्क्स के करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे। फेज 2 में भी अगर आपका ऑब्जेक्टिव 25 मार्क्स का है तो अगेन 100% क्वेश्चन आपके ईएसआई करंट अफेयर से रहेंगे। देन कमिंग टू द डिस्क्रिप्टिव, तो जो डिस्क्रिप्टिव है वो 25 मार्क्स की होती है। नाउ स्टूडेंट्स में स्टैटिक प्लस करंट दोनों टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, प्लस कभी कभी डायरेक्टली आपसे स्कीम्स भी पूछी जा सकती है, ठीक है, कि कोई एक स्कीम दे दी कि आपको इस स्कीम पे आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। तो इसमें हर तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं, स्टैटिक करंट का मिक्सचर या फिर कोई एक स्कीम, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू स्टैटिक पार्ट ऑफ ईएसआई की पहले ये करना कैसे है, तो स्टूडेंट स्टैटिक इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन सी मोस्टली जो आपका वेटेज है वो करंट का वेटेज है, बट स्टिल हमें ऐसा नहीं है कि स्टैटिक की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में अगर स्टैटिक पूछा गया तो आपको आंसर राइटिंग करनी है, राइट, आपको समझ होनी चाहिए कि ईएसआई स्टैटिक में है क्या, क्या टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप आंसर लिख सको, राइट। तो ईएसआई के कुछ मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देती हूँ, पहले हम सिलेबस देखेंगे, सॉरी पहले हम कट ऑफ देखेंगे। तो कट ऑफ जो ईएसआई की है वो यू कैन सी, सेक्शनल कट ऑफ तो कम है, बट सेक्शनल कट ऑफ से काम नहीं चलेगा, अगेन हमें टोटल कट ऑफ भी क्लियर करनी है,
तो जिन भी बच्चों का एआरडी वीक है तो उनके लिए तो ईएसआई में एक्सेल करना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो स्टैटिक का सिलेबस देख लो, यू कैन सी दिस इज द सिलेबस जो कि आपके नबार्ड के नोटिफिकेशन में भी दिया रहता है, ठीक है। तो आप इस सिलेबस में सारे टॉपिक्स को गो थ्रू करो, यू सी कि कौन कौन से टॉपिक हैं और क्या क्या चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। नाउ इसके बाद अगर हम देखें कि स्टैटिक के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, वो क्या है, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, ओपनिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पॉवर्टी एलिवेशन, रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ईएसआई स्टैटिक के लिए, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लो, इनकी अंडरस्टैंडिंग ले लो। अगेन यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट ये करंट अफेयर को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस आपका जो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग है उसमें आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। कहाँ से कवर करना है, तो दीज आर सम सोर्सेज, यू कैन रेफर टू दीज सोर्सेज टू कवर योर ईएसआई स्टैटिक पार्ट। अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज ईएसआई करंट अफेयर, ठीक है। ईएसआई स्टैटिक तो चलो इतनी टेंशन नहीं है, करंट अफेयर का बताओ कि करंट अफेयर कैसे कवर करना है। तो करंट अफेयर आप देख लो 99 टू 100% वेटेज है। तो अगेन यहाँ पे भी करंट अफेयर को हम तीन चीज में डिवाइड करेंगे, स्कीम्स, रिपोर्ट्स एंड ईएसआई रिलेटेड इनिशिएटिव, जैसे हमने एआरडी में किया था। अब देखते हैं कि कौन कौन सी स्कीम्स, रिपोर्ट्स और किस तरीके के इनिशिएटिव हमें कवर करने हैं। तो स्टूडेंट्स, ईएसआई में जो भी स्कीम्स आपकी सोशल इश्यूज, पॉवर्टी एलिवेशन से रिलेटेड हो, जनरल इक्वालिटी से रिलेटेड हो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोडक्शन, एमएसएमई से रिलेटेड हो, ठीक है। तो जितने भी आपका सब्जेक्ट में टॉपिक है उनसे रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं, ठीक है, लिस्ट मैंने आपको दे दी है यहाँ पे, आप इस लिस्ट को गो थ्रू कर सकते हो। ये जो सारी स्कीम्स हैं ये आपके सिलेबस से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये स्कीम्स अगर न्यूज़ में है या फिर कोई टॉपिक सिलेबस से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड कोई स्कीम लॉन्च हुई है या न्यूज़ में है, वो आपको अच्छे से कवर करनी है। अगेन सेम आप वही चीज़ें कवर करोगे जैसे हमने एआरडी स्कीम्स में कवर की थी, ठीक है। रिपोर्ट्स की अगर बात करते हैं तो रिपोर्ट्स में भी आपका इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका सेंसस, एसईसीसी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एनुअल रिपोर्ट्स जैसे कि कोई रिपोर्ट कोई नेशनल बॉडी ने रिपोर्ट निकाली, जैसे आरबीआई हो गया, नीति आयोग हो गया, राइट, डब्ल्यूटीओ और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हो गई, तो वो आपको और वो रिपोर्ट आपके सिलेबस से रिलेटेड है तो वो रिपोर्ट आपको कवर करनी है। देन इंडिया की अगर कहीं पे रैंकिंग मेंशन है तो वो भी आपको कवर करना है अगर किसी पर्टिकुलर रिपोर्ट में मेंशन है, ठीक है। देन रिपोर्ट भी वही आपके सिलेबस से रिलेटेड जो होनी चाहिए, आपको की फाइंडिंग्स वगैरह रिपोर्ट की अच्छे से करनी चाहिए, और कोई भी नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल बॉडी ने रिलीज की रिपोर्ट है और न्यूज़ में है तो वो आपको कवर करनी है, ठीक है। देन जो जनरल करंट अफेयर आप ये साइड से रिलेटेड पढ़ोगे वो होगा जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड कोई करंट अफेयर, रेपो रेट से रिलेटेड करंट अफेयर, सोशल इशूज, एनवायरमेंट इशूज से रिलेटेड करंट अफेयर, तो वो आपको कवर करने हैं, ठीक है। अब ईएसआई करंट अफेयर में क्या करना है, कवर्ड है। उसके बाद सोर्सेज अगेन पीआईबी, बिजनेस लाइन, ठीक है, रिपोर्ट जो रिस्पेक्टिव वेबसाइट की मिनिस्ट्रीज है, ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है, वो आपको वहाँ से कवर करनी है, ठीक है। अब यू कैन सी दीज आर सम एग्जाम्पल की जहाँ पे कौन से टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आए, यू कैन सी देम, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड पीवाईक्यूज हैं, तो जितने भी टॉपिक्स हैं आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप देख सकते हो कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए थे जो। चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज़ जीए वाला पार्ट। अगेन जीए का यू कैन सी मैक्सिमम कट ऑफ जो थी वो 3.25 गई है। तो यहाँ पे अब जीए कैसे कवर करना है, तो स्टूडेंट देखो अभी ईएसआई और एआरडी करंट अफेयर अलग चीज़ थी, जीए अलग चीज़ें हैं। लाइक जीए में क्या आता है आपका, जितने भी आपकी न्यूज़ रहती हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ हो गई, कोई बुक लॉन्च हुई, कोई ऑथर है न्यूज़ में, या फिर कोई अवार्ड दिया गया, ठीक है, कोई एक बिग पर्सनालिटी न्यूज़ में है किसी रीज़न से, तो वो सारी चीज़ें आपका करंट जीए का पार्ट है, ठीक है। जीए में भी अब हम दो डिवाइड कर लेते हैं, दो कैटेगरीज बना लेते हैं बेसिकली, स्टैटिक जीए, करंट जीए। मोस्टली आपका करंट जीए से ही क्वेश्चंस आते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि आपका जो करंट जीए रहता है उसका स्टैटिक पोर्शन पूछ लेंगे, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर आपको अगर कोई अवार्ड दिया गया है, ठीक है, इस पर्टिकुलर ईयर में किसी पर्सन को, तो मे बी वो पूछ सकते हैं कि वो अवार्ड किस चीज़ के लिए दिया जाता है, इस तरीके का स्टैटिक जी आपसे पूछा जा सकता है, या फिर वो फर्स्ट किसको मिला था, इस तरीके का स्टैटिक कभी कभी पूछ लेते हैं, बट मोस्टली आपका करंट जीए ही पूछा जाता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स 2024 में देखा गया था कि फाइनेंस से रिलेटेड जीए भी पूछा गया था, तो ऐसा नहीं है आपको फाइनेंस वाला जीए नहीं पढ़ना है, आपको वो भी कवर करना है, क्योंकि जीए इज़ वेरी वास्ट, और यहाँ पे हम ये नहीं
बता सकते कि यही चीज़ आपको पढ़नी है। तो जितना भी आपका करंट अफेयर है अपार्ट फ्रॉम ESI ARD, वो GA का पार्ट है, आपको वो कवर करना है, ठीक है। उसके लिए आप न्यूज़पेपर कवर कर सकते हो, PIV से कवर कर सकते हो। स्टैटिक GA का वेटेज इतना होता नहीं है, बट अगर आपको कवर करनी है स्टैटिक GA तो आपको ल्यूसेंट आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। नाउ ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं GA वाले पर्टिकुलर GA वाले पर्टिकुलर सेक्शन में। नाउ कमिंग टू क्वांट रीजनिंग इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अभी तक हमने मेरिट सेक्शन कवर कर लिया। आई होप अब आपको पूरी डिटेल्स मिल गई है कैसे कवर करना है मेरिट सेक्शन। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के लिए देखो कोई सिलेबस नहीं दिया है, ना कंप्यूटर नॉलेज के लिए ना डिसीजन मेकिंग के लिए, बट बेस्ड ऑन की क्या चीज़ें पूछी गई है उस बेसिस पे हमने कुछ टॉपिक्स निकाले हैं। तो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के लिए स्टूडेंट्स ये टॉपिक्स हैं जो जनरल आपके बैंकिंग में चीज़ें पूछी जाती हैं, वही टॉपिक्स हैं, वही चीज़ें पूछी जाती हैं यहाँ पे भी, ठीक है। लेवल ईजी टू मॉडरेट रहता है। नाउ अगर हम रीजनिंग को देखें, सबसे पहले रीजनिंग को देखते हैं। ज़्यादा कट ऑफ नहीं है। अब देखो मैंने बोला था कि आपको कैसे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश और ये नॉन मेरिट सेक्शन को स्मार्टली कवर करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सारे टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको तो सिर्फ मिनिमम कट ऑफ क्लियर करनी है, राइट। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करोगे, ठीक है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग के, इस बुक से आप कवर कर सकते हो, विच इज अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, ठीक है। तो ये अगर आपने टॉपिक्स कर लिए, यहाँ से आप अच्छे से कर लो, इसमें से जो भी टॉप क्वेश्चंस आते हैं उनको अटेम्प्ट करो और इजीली आपके यहाँ से 6-7 क्वेश्चंस बन जाएंगे। बस उतना ही करना है, आपके पास टाइम भी नहीं होता है सारे क्वेश्चंस देखने का, ठीक है। तो कोशिश करो जो भी कर रहे हो अच्छे से करो, जो भी टॉपिक कवर कर रहे हो अच्छे से करो विद फुल एक्यूरेसी। सेम चीज आप क्वांट्स में करोगे, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके रीजनिंग के, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। नाउ क्वांट्स में भी आप सेम चीज करोगे, लाइक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्वांट्स के, पर्टिकुलर बुक को आप रेफर कर सकते हो, एंड अगेन यू विल अप्लाई सेम स्ट्रैटेजी फॉर क्वांट्स, ठीक है। दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स जो क्वांट्स में क्वेश्चन पूछे गए थे। दीज आर मेमोरी बेस्ड अगेन, बट हाँ इस तरीके के ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं नॉन मेरिट सेक्शन क्वांट्स में। देन कमिंग टू इंग्लिश, इंग्लिश के लिए स्टूडेंट्स अगैन यू कैन रेफर टू न्यूज़पेपर जनरल, जो आपको ग्रामर वगैरह ठीक करनी है तो उसके लिए रेनन मार्टिन की बुक है, उसको आप रीड कर सकते हो और इन टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हो। लाइक कोई भी बुक लेके जहाँ पे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंटोनिम सिनोनिम्स, ठीक है, सेंटेंस वर्ड रीअरेंजमेंट, पैराजम्बल्स, ये सारी चीज़ें कवर हो सकती है, उनको प्रैक्टिस करनी है आपने, क्योंकि एग्जामिनेशन में वहीं से आएगा। उतना आपने कर लिया, आपको मिनिमम कट ऑफ तक 15 क्वेश्चंस आपको करने हैं, अगर आपने उतने क्वेश्चंस कर लिए आपकी इजीली कट ऑफ क्लियर हो जाएगी इंग्लिश की, ठीक है। ये आप कुछ क्वेश्चंस देख सकते हो जो इंग्लिश से पूछे गए थे। नाउ कमिंग टू कंप्यूटर नॉलेज डिसीजन मेकिंग, अगेन कोई सिलेबस नहीं है, बट या यू कैन सी दीज आर सम लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आप इन टॉपिक्स को करके जाइए, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। कंप्यूटर के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यू कैन रेफर टू अरिहंत की बुक, कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक है, ये टॉपिक आप इस बुक से कवर कर लो, दैट विल बी फाइन। अगर आपको लगता है कि यार कंप्यूटर मुझे आती है तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप इजीली इतना तो स्कोर कर लोगे, ठीक है। सेम गोज विद डिसीजन मेकिंग, अगर आपने डिसीजन मेकिंग पहले पढ़ी है, यू डोंट हैव टू रीड एनी पर्टिकुलर बुक, बट अगर आपके लिए नया सब्जेक्ट है देन यू कैन रेफर टू TN छाबराज बुक, ठीक है। ये पर्टिकुलर टॉपिक है, आप इनको कवर कर लो इस पर्टिकुलर बुक से, दैट्स इट। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपके कंप्यूटर नॉलेज और डिसीजन मेकिंग से। ओके, कमिंग टू अब डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, फेज 1 की प्रिपरेशन हो गई, अब फेज 2 के लिए देखते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग कैसे करनी है, तो स्टूडेंट्स फेज 2 में हम देख सकते हैं कि आपका इंग्लिश में आपको टाइपिंग करनी है, जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा 90 मिनट्स का, ये ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव होगा। अब इसमें किस तरीके के टॉपिक्स होंगे, किस चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। पेपर 2 में ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन हमने कवर कर लिया, ठीक है। हमने जब ESI ARD कवर किया तो सेम रहेगा फेज 2 के लिए भी। डिस्क्रिप्टिव में क्या करना है दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ। तो चलो पहले फेज 2 की हम कट ऑफ देख लेते हैं कि क्या रहती है कट ऑफ। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, कट ऑफ क्लियर करने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको मैक्सिमम स्कोर करना है, क्योंकि फेज 2 प्लस इंटरव्यू का जो स्कोर होता है वो कंबाइन होके आपका फाइनल सिलेक्शन, आप उसके वजह से हो पाता, फाइनल सिलेक्शन उसी से होता है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा नंबर होंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं सिलेक्शन के। जनरल इंग्लिश की अगर हम बात करें, जो डिस्क्रिप्टिव का रहता है आउट ऑफ 100, तो कट ऑफ यू कैन सी 50%, मोर देन 50% रही है, 50 to 50, मोर देन 50%। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 50-50 स्कोर करना है, राइट। तो आपको
ज़्यादा स्कोर करना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मिनिमम कट ऑफ क्लियर करने से बात नहीं बनेगी, आपको ओवरऑल स्कोर भी अच्छा करना है। ईएसआई ईआरडी की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव में जो कट ऑफ रही है यू कैन सी 2022 तक रहती है, ठीक है। और अगर हम डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो इसकी जो कट ऑफ है वो आपकी 32 तक रहती है, ठीक है। बट अगर हम ये कट ऑफ तो सेक्शनल कट ऑफ हो गई, बट ओवरऑल अगर हम कट ऑफ देखें तो जो रहती है वो अराउंड आपकी 130 तक रह सकती है, यू कैन सी। ये बढ़ भी सकती है, क्योंकि विद टाइम क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कंपटीशन बढ़ रहा है, लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इंग्लिश में काफ़ी लोग अच्छे से आंसर ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी लोगों के नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव भले ना हो, बट डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में लोग काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वहाँ पे एक एज होती है, क्योंकि आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे हो। अगर आपने अच्छे से आंसर लिखे हैं तो आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो आपको अच्छे से कवर करना है यहाँ जितने भी आप टॉपिक्स कवर कर रहे हो फॉर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब करना क्या है डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में, इंग्लिश में जो है आपका ऐसे, एक ऐसे पूछा जाएगा, एक या दो ऐसे पूछे जाएंगे, प्रेसी राइटिंग होगा और लेटर राइटिंग होगी। तो आपको यही प्रैक्टिस करना है, तो जितने एसेज आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतने प्रैक्टिस करो, प्रेसी राइटिंग अच्छे से करो। लेटर राइटिंग का में सिर्फ आपको फॉर्मेट समझना है, रेस्ट एवरीथिंग आप कर सकते हो इजीली, राइट। देन ईएसआई और एआरडी की बात करें तो यहाँ पे आपको ईएसआई और एआरडी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर, कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उसमें मैं क्या पॉइंट्स लिख सकता हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने करनी है। अब देखो कैसे कवर करना है, तो बेसिकली स्टूडेंट्स आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको ध्यान रखना है डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपकी कोई ग्रामेटिकल या स्पेलिंग एरर्स नहीं होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको वर्ड लिमिट भी मीट करनी है, राइट। वर्ड लिमिट भी आपको मीट करनी है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी आंसर या कितने वर्ड्स में भी आंसर लिख के आ जाओ। देयर इज़ अ प्रॉपर वर्ड लिमिट ऑफ 400 to 600 वर्ड्स, ठीक है। फिर आपको एग्जाम्पल्स देने हैं, डेटा देना है, फैक्ट देना है। उसके लिए आपको करंट अफेयर से वेल वर्स होना चाहिए, ताकि आप करंट अफेयर का भी रिलेवेंस दे सको स्टैटिक आंसर्स में, ठीक है। आपका जो आंसर है वो वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए विद प्रॉपर इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, उसमें लिंकेज होना चाहिए प्रॉपर, राइट। एंड जब भी आप प्रैक्टिस करो अपने घर में, पहले तो प्रैक्टिस करो एज मच एज यू कैन, और जब भी प्रैक्टिस करो तो एग्जाम इंटरफेस लाइक प्रैक्टिस करो। जैसे एग्जाम में आपको 1/4 ऑफ स्क्रीन जो होती है आपकी डेस्कटॉप की या लैपटॉप की, उतना ही स्पेस मिलता है। तो अपना जो भी नोट पैड का एप्लीकेशन है उसको 1/4 ऑफ स्क्रीन करो और वहाँ पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस है जो पूछे गए थे आपके एग्जामिनेशन में। यू कैन सी एआरडी स्टैटिक से क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। ईएसआई स्टैटिक से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो स्टूडेंट्स ईएसआई करंट अफेयर से भी पूछा जाता है, और यू कैन सी कि डायरेक्टली आपकी स्कीम्स भी पूछी जाती है। तो ईएसआई में आपने स्कीम्स भी बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। इंग्लिश के लिए आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल, यू कैन सी द टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश में एआरडी से डायरेक्टली आपके क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि एआरडी रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रह लेगा। फिर ईएसआई से भी रिलेटेड हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन। ईएसआई एआरडी का मिक्स कुछ टॉपिक हो सकता है, उसमें आपको लिखना होगा ऐसे, या तो बहुत ही या तो एब्स्ट्रैक्ट बेस होंगे। लाइक ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो एक एब्स्ट्रैक्ट बेस क्वेश्चन है, कि कोई भी आपको चीज़ दे दी गई, लाइक आपको दे दिया गया कि वर्क लाइफ बैलेंस में एक ऐसे लिखो, तो ऐसी भी चीज़ें रह सकती है। तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है फॉर योर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग इंग्लिश के लिए। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप इट हेल्प्ड, एंड विद दिस यू हैव गॉट द क्लैरिटी कि 3 महीने में आपको क्या क्या चीज़ें करनी है और कैसे चीज़ें करनी है, राइट। बट बिफोर आई एंड दिस वीडियो आई वॉन्टेड टू शो यू ऑल आर कोर्सेज। अगर आप प्रिपरेशन करने का सोच रहे हो and you want to refer to our courses, so you can visit our website, go to the courses, go to NABARD grade A course, and just scroll down. You will see there are courses for, there is a gold course for phase 1 phase 2 interview, and then there is a silver course. अगर आपको लगता है कि नॉन मेरिट सेक्शन इज सॉर्टेड तो आप सिल्वर कोर्स भी ले सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस वी हैव सम कॉम्बो कोर्सेज। अगर आप आरबीआई, नाबार्ड और अदर एग्जामिनेशन की कॉम्बो तैयारी, मतलब साथ में तैयारी कर रहे हो, तो ये कॉम्बो कोर्सेज भी देख सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल, आई होप इट हेल्प। अगर आपकी कोई क्वेरी है यू कैन ऑलवेज कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। थैंक यू सो मच।